तो हेलो देयर, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। धीरे धीरे व्हाट इफ के हर एक एपिसोड के साथ वॉचर की स्टोरी बढ़ती जा रही है और पॉसिबली आगे जाके वो एमसी में हमें अपनी पावर्स का ट्रेलर दिखाता हुआ भी दिख जाएगा। लेकिन मल्टीवर्स के डिफरेंट रियलिटीज और पूरे यूनिवर्सेस को देखना, स्पेस टाइम को बेंड कर देना, अपनी डेथ से भी वापस आ जाना, ऐसी पावर्स रखने के बावजूद भी फैंस के बीच इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। इसलिए आज मैं आप सबके लिए एपिसोड लेकर आया हूँ जिसमें हम वॉर टू द वॉचर से जुड़ी हर उस बात को जानेंगे जिसे गॉड लाइक बीइंग बनाती है। पर शुरू करने से पहले लाइक के बटन को स्मैश कर देना, 9000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस पावरफुल और अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, वॉचर्स हैं कौन और आए कहां से हैं? तो सबसे पहले तो हमें यही जान लेना चाहिए, वॉचर्स एक्चुअली यूनिवर्स की फर्स्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं जिन्होंने गैलेक्टस तक को बनते देखा है और ये इतने पुराने हैं कि इन्हें अपनी स्पीशीज का असली नाम तक भूल चुका है, जहां इन्होंने बाद में अपने काम के बेसिस पर खुद को वॉचर बुलाना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के साथ साथ ही कई कॉस्मिक पावर्स भी होल्ड करते हैं, जिसका रीजन यही माना जाता है कि स्पीशीज वन ऑफ द प्राइमोर्डियल गॉड्स एंटीफोन के वंशज हैं। एंटीफोन यूनिवर्स की पहली लाइफ फॉर्म में से एक था जिसका काम भी वॉचर्स की तरह ही था, बट बड़े लेवल पर। वो पूरे कॉस्मोस को मॉनिटर करता था, वो भी एक साथ। इसके साथ ही ये यूनिवर्स के डिफरेंट प्लैनेट्स को देखने का काम सिर्फ वाटू ही नहीं करता है, बल्कि वॉचर्स की एक पूरी काउंसिल है जो ये सब देखती है। नंबर 9, वॉचर्स किसी भी इवेंट में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन क्यों? अब देखो, हुआ ऐसे था कि उनकी स्पीशीज सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर थी। सो जब तुम्हारे पास खुद की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं तो तुम दूसरों के लिए निकल पड़ते हो। वॉचर्स ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके छोटी सिविलाइजेशंस की हेल्प की जाए। वो प्रोसिलिकन्स नाम की एक एलियन स्पीशीज को ऑब्जर्व करने लगे जिसपे किसी दूसरे प्लेनेट ने हमला कर दिया था। इसलिए वॉचर्स ने उन्हें न्यूक्लियर पावर दे दी। लेकिन जैसा होता ही आया है, हद से ज्यादा पावर किसी को दे दोगे तो वो अपना ही नुकसान करेगा। प्रोसिलिकन्स ने भी अपनी स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस कड़वे एक्सपीरियंस के बाद वॉचर्स एक बात तो समझ गए थे, मदद की जा सकती है लेकिन उसकी भी अपनी ही कीमत होती है। इस घटना के बाद से उनकी काउंसिल ने एक रूल बनाया कि अब से उनकी स्पीशीज का कोई भी मेंबर किसी भी इवेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। और तुम सब ये जानकर हैरान होगे, इनका ये रूल इतना पक्का है कि एक बार वाटू की डेथ हो रही थी तब भी उसने कुछ नहीं किया था। नंबर 8, वॉचर्स एक्चुअली में पावरफुल कितने हैं? तो ये स्पीशीज हमेशा से ही साइलेंट ऑब्जर्वर रही है, जिस वजह से कई बार दूसरे बींग्स ने यह अज्यूम किया कि इनके पास फाइट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन कहानी उल्टी थी। वॉचर्स एक्चुअली में मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स में से एक हैं, जहां इनका एक पूरा प्लेनेट है और उस पर कितने लोग होंगे उससे इनकी पावर का हिसाब लगा सकते हो। और अगर बात करें अर्थ के वॉचर वाटू की, तो उसके पास टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, रियलिटी अल्टरेशन जैसी कई पावर्स हैं जो इसे एक ऑमनीपोटेंट बीइंग की तरह बनाती हैं। यहाँ कॉस्मिक अवेयरनेस तो इसकी मेन पावर है क्योंकि उससे ये मल्टीवर्स में ब्रांच हो रही डिफरेंट रियलिटीज को देखता है। वहीं ऐसा फैंडम में लिखा था कि ये वर्चुअली कोई भी डिजायर्ड इफेक्ट अचीव कर सकता है। जैसा सच भी है आगे तुम सबको पता चल जाएगा। बट इन सब पावर्स के बावजूद भी इसके लोग सेलेस्टियल से मार खा चुके हैं। जब ये कलेक्टिवली फाइट करते तो उन्हें टक्कर दे सकते थे, लेकिन उस बैटल में भी इनकी यही एक कमी रही थी। एक मार खा रहा था तो बाकी सब खड़े होकर देख रहे थे। मतलब ऐसे वक्त पर भी इंटरवीन नहीं करना बिल्कुल दोस्त वाला हिसाब है इनका। पर फिर भी अगर एक प्रॉपर पावर लेवल की बात करें तो वाटू द वॉचर की एनर्जी मैनिपुलेशन गैलेक्टस के बराबर ही है। इवन टेलीपैथी और मेंटल पावर्स में तो वो उससे भी पीछे छोड़ चुका है। एक स्टोरी लाइन में गैलेक्टस अर्थ को खाने आया था तब वाटू ने पूरे प्लेनेट को उसके सामने से गायब कर दिया था। तो सोच सकते हो उसकी पावर किस तरह की होगी। लेकिन ये बात गैलेक्टस की भूख पर भी डिपेंड करती है। अगर वो हाफ फेड हो तो वाटू के बराबर होगा, वरना फुल्ली फेड गैलेक्टस रॉ पावर के मामले में इटर्निटी के बराबर आ जाता है। इसके अलावा वॉचर्स में भी वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट का पावर लेवल रहता है, जहां सबसे पावरफुल वॉचर का नाम द वन था। नंबर 7, वाटू इंटरवीन करने के रूल को कई बार तोड़ चुका है। अब देखो, कहानी में एक बंदा तो रहता ही है जो सबसे अलग चलता हो, और वाटू वही है। कई लाखों साल से अर्थ को ऑब्जर्व करते करते बेचारा कमीने इंसानों के लिए फीलिंग्स पैदा कर लेता है, उनकी गलतियां, पर आखिरी टाइम पर भी होप को बनाए रखना। इसी सब ने उसे सिखाया कि जिंदा रहना क्या होता है। और इसी वजह से जब गैलेक्टस आया और ऐसा लगा कि कुछ भी अर्थ को नहीं बचा पाएगा तो वाटू खुद ही उस पर फायर कर देता है ताकि वो अर्थ को ना खाए। लेकिन जब ये काम नहीं किया तो वो फैंटास्टिक फोर को अल्टीमेट नलीफायर के बारे में बताता है जो गैलेक्टस को रोकने के लिए एक वेपन था। फिर वाटू की इसी हरकत का पता वॉचर्स की काउंसिल को लग जाता है। देन उसे ट्रायल फेस करना पड़ा था और बाद में उसे छोड़ दिया गया सिर्फ एक कंडीशन पर कि वो दोबारा किसी भी इवेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, जो वाटू कई बार करता है। इसलिए फिर उसे हमेशा के लिए वॉचर्स की कम्युनिटी से निकाल दिया गया। लेकिन वो अर्थ को फिर भी ऑब्जर्व करता रहता है और इसी के चलते उसे दोबारा ऐड कर लेते हैं। नंबर 6, अब ये सब जानने के बाद तुम सबके मन में एक सवाल तो होगा ही, वॉचर अर्थ को देखता कहाँ से है? तो इसका सिंपल सा जवाब है मून से।
मून हमेशा से ही एलियंस के छिपे रहने की एक बेहतरीन जगह रही है और वाटू ने भी इसे ही चूज किया ताकि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। इवन यूनिवर्स की सारी घटनाओं से अवेयर होने के कारण मून पर भी उसने ऐसी जगह चूज करी जहां सबसे कम विजिटर्स आए, क्योंकि अर्थ की सैटेलाइट पर ऑलरेडी बहुत से लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन ह्यूमंस को वॉचर्स के बारे में पता था जिनका बेस मून पर ही है और रीड रिचर्ड और निक फ्यूरी भी उससे मिलने आ चुके हैं। नंबर 5। अब एक सवाल ये भी उठता है कि इतने सालों से क्या वॉचर अकेला ही रहता आया है? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक बार जब ब्लू मार्वल एक सुप्रीमली पावरफुल हीरो और ब्लैक मैन इन अमेरिका किसी वजह से स्ट्रगल कर रहा था तो वो कोई शांत जगह ढूंढते ढूंढते मून पर चला आया। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरे ब्लू मार्वल को वाटू वहां ढूंढ लेता है और फिर ह्यूमैनिटी में आज तक उसने क्या देखा और ब्लू मार्वल का क्या एक्सपीरियंस था, इन सब बातों के बाद उनकी दोस्ती हो जाती है। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कि ब्लू मार्वल ने वाटू को डू और बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी में इंटरफेयर करता रहता था। इसी निकनेम ने वॉचर के चेहरे पर पहली बार स्माइल लाई थी, जो बड़ी हैरानी की बात थी। नंबर 4। वाटू वॉज मर्डर्ड। इवन दो वाटू एक पावरफुल बीइंग है और गैलेक्टस तक को टक्कर दे सकता है, तब भी वो मारा जा चुका है। और 616 की मेन कंटिन्यूटी में उसकी एक बहुत भयानक मौत हुई थी, वो भी इंसानों के हाथ। कुछ सुपरविलेंस ने उस पर हमला कर दिया था जो पावरफुल तो थे ही, लेकिन काफी चालाकी से वो वॉचर के ही वेपन से उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वाटू अनकॉन्शियस हो गया और इसी बीच वो विलेंस उसकी एक आंख चुरा कर ले गए। वो अर्थ के सारे हीरोज को हराने के लिए उनके सीक्रेट्स जानना चाहते थे जो वॉचर की आई में स्टोर थे। और जब ये बात अर्थ पर फैली कि वाटू की एक आंख चोरी हो चुकी है तो निक फ्यूरी से अटैकर्स के बारे में पता करने मून पर आ पहुंचा। जहाँ वॉचर ने हेल्प करने से मना कर दिया तो फ्यूरी ने उसे ही मार दिया। किस वेपन से मारा वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो वाटू की दूसरी आंख लेकर भाग जाता है। लेकिन फिर फ्यूरी के इन सारे कारनामों के बारे में वॉचर्स की काउंसिल को पता चल जाता है, जो उसे मून पर कैद कर देते हैं वाटू की ड्यूटीज और पावर्स के साथ द अनसीन बनाकर। बिल्कुल एमसीयू में रेड स्कल की तरह, जिससे टेज़रेक्ट के चक्कर में सोल स्टोन की पहरेदारी करनी पड़ गई थी। नंबर 3। ओके, अब ये भी सुन लो, वॉचर मर सकता है लेकिन वो अपनी मर्जी से जिंदा भी हो सकता है। मतलब वाटू के पास खुद को रेजरेक्ट करने की पावर है जो उसकी विल पर काम करती है, और वही उसने निक फ्यूरी की उसका मर्डर करने के बाद किया। एक्चुअली बाद में फ्यूरी अनसीन की फॉर्म के एडवांटेज लेकर कई वेपन्स गैदर कर लेता है जो दुनिया को खतरे में डाल सकते थे। तो वाटू को महसूस हुआ कि अब लौटने का टाइम आ चुका है, इसलिए उसने अपनी लाइफ फोर्स की लिमिट्स क्रॉस की और जिंदा हो गया। काफी कमाल की पावर है ये। इवन मार्वल यूनिवर्स की हैंडबुक के अकॉर्डिंग वॉचर्स कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जस्ट विश करके, यानी चाहे मरना हो या जिंदा रहना सब उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। नंबर 2। हर एक यूनिवर्स के अपने वॉचर्स होते हैं। अब देखो, बेशक वॉचर मल्टीवर्स की हर अर्थ को देख सकता है जिसकी वजह से व्हाट इफ स्टोरीज बनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक मल्टीवर्सल बीइंग है। वो टोटली एक यूनिवर्सल बीइंग है जहां हर यूनिवर्स में इसके डिफरेंट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें हर एक की पावर लेवल भी डिफरेंट है, इवन फॉर्म्स भी। जहां अर्थ 1610 यानी अल्टीमेट यूनिवर्स की बात करूं तो वहां तो वॉचर सिर्फ एक मशीन की तरह है, ना कि किसी बड़े से सर वाले कॉस्मिक बीइंग की तरह, जो काम तो वही ऑब्जर्व करने वाला ही करता है, लेकिन इंसानों को पोजेस करके। जो उसके पास कोई पावर्स है या नहीं ये क्लियर नहीं है। नंबर 1। वाटू अर्थ पर पहली बार कब और किसे दिखा था? अब देखो, मार्वल कॉमिक्स की बात करूं तो वहाँ वॉचर की फर्स्ट अपीयरेंस 1602 में हुई थी, और उधर भी उसने खुद को डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने ही रिवील किया था, सेम व्हाट इफ के 4th एपिसोड की तरह। लेकिन एमसीयू में ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर तुम सबको याद होगा तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की शिप बेनेटार जब यूनिवर्स को काफी स्पीड से जंप करते हुए क्रॉस कर रही थी तो वॉचर्स हमें स्टैनली के साथ बैठे हुए नजर आए थे। वो ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन वो उनकी फर्स्ट अपीयरेंस जरूर थी। नाउ गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और मार्वल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या आप कुछ यूनिक देखना चाहते हो तो भी नीचे लिख सकते हो। मैं उन सब टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना। लाइक है हमें 9000 लाइक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करी है कि नहीं वो भी चेक कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।